फिल्म की शुरुआत एक बेहद रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाले दृश्य से होती है, जहां हम अपनी धरती को देखते हैं। लेकिन ये वो धरती नहीं है जिसे हम आज जानते हैं। ये करोड़ों साल पहले की धरती है, जो पूरी तरह से वीरान और सुनसान है, जहां न कोई इंसान है, न जानवर और न ही कोई पक्षी, बस प्रकृति की खामोशी और बादलों का शोर। तभी आसमान का सीना चीरते हुए एक विशाल और अजीबोगरीब अंतरिक्षयान बादलों के बीच से नीचे उतरता है और एक विशाल झरने के पास आकर रुकता है। उस जहाज से एक एलियन बाहर निकलता है, जिसका शरीर संगमरमर की तरह सफेद और बेहद गठीला है। वो झरने के किनारे खड़ा होकर एक छोटे से प्याले में रखा काला तरल पदार्थ पी लेता है, और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि वो जहर पीते ही दर्द से तड़पने लगता है। उसका शरीर अंदर से टूटने लगता है और वो झरने में गिर जाता है। पानी में गिरते ही उसका डीएनए बिखरने लगता है और नई डीएनए का निर्माण होता है, जिससे हमें यह समझाया जाता है कि उस एलियन ने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि उसकी मौत से इस धरती पर जीवन की शुरुआत हो सके। यानी हम इंसान उसी एलियन के डीएनए से बने हैं। इसके बाद कहानी एक लंबी छलांग लगाती है और हम सीधे साल 2049 में पहुंचते हैं, जहां स्कॉटलैंड के एक खूबसूरत लेकिन सुनसान इलाके में एक गुफा के अंदर दो आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और उनका साथी चार्ली होलोवे कुछ खोज रहे हैं। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर बनी एक पेंटिंग पर पड़ती है। वो पेंटिंग 35,000 साल पुरानी है, जिसमें कुछ लोग एक विशाल इंसान की पूजा कर रहे हैं, और वो इंसान आसमान में एक खास तारों के समूह की तरफ इशारा कर रहा है। डॉक्टर शॉ की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें दुनिया की अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, माया और सुमेरियन में भी बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें मिली थीं, जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं था। डॉक्टर शॉ का मानना है कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उन एलियंस का, जिन्हें वो इंजीनियर कहती हैं, हमारे लिए एक निमंत्रण है कि आओ और हमसे मिलो। और इसी उम्मीद के साथ इंसानों का अब तक का सबसे बड़ा और महंगा मिशन शुरू होता है। अब कहानी हमें साल 2093 में ले जाती है, जहां अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में प्रोमीथियस नाम का एक विशाल वैज्ञानिक जहाज अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। जहाज के अंदर सब कुछ शांत है, क्योंकि 17 लोगों की क्रू टीम हाइपर स्लीप में सो रही है, ताकि 2 साल के लंबे सफर को काट सकें। लेकिन एक शख्स जाग रहा है। वो इंसान नहीं, बल्कि एक रोबोट है, जिसका नाम डेविड है। डेविड का किरदार बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो रोबोट होते हुए भी इंसानों को समझने की कोशिश करता है। वो बास्केटबॉल खेलता है, पुरानी फिल्में देखता है, बाल संवारता है और अलग अलग भाषाएं सीखता है। उसे देखकर लगता है कि उसके अंदर भी एक अकेलापन है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब जहाज उस ग्रह के करीब पहुंचता है, जिसका पता उन गुफाओं की पेंटिंग में था। डेविड सबको गहरी नींद से जगाता है। उल्टी और कमजोरी के साथ क्रू के सदस्य जागते हैं, जिनमें मिशन की डायरेक्टर मेरेडिथ विकर्स भी हैं, जो बहुत सख्त और ठंडे स्वभाव की महिला है। जहाज के लैंड होने से पहले सबको एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है, जहां एक होलोग्राम चलता है। ये पीटर वेवलैंड का होलोग्राम है, जो वेवलैंड कंपनी का मालिक है और जिसने इस मिशन का खरबों डॉलर का खर्च उठाया है। लेकिन अब वो मर चुका है, और वो चाहता है कि उसकी टीम भी उन इंजीनियरों को खोजे जिन्होंने हमें बनाया है। जहाज उस अनजान ग्रह के वातावरण में प्रवेश करता है। बादलों को चीरते हुए जब वे नीचे देखते हैं, तो उन्हें वहां कोई शहर या स्वागत करने वाले लोग नहीं दिखते, बल्कि वीरान पहाड़ और खामोशी मिलती है। लेकिन तभी होलोवे की नजर एक सीधी लाइन पर पड़ती है। वो कहता है कि कुदरत सीधी लकीरें नहीं बनाती, और उन्हें वहां एक विशाल गुंबद जैसी संरचना दिखाई देती है, जो साफ तौर पर कृत्रिम है। वे जहाज को वहीं उतारने का फैसला करते हैं। बाहर का नजारा बेहद डरावना और रहस्यमयी है। हवा तेज चल रही है और एक अजीब सा तनाव फैला हुआ है। टीम अपनी सुरक्षा सूट पहनकर तैयार होती है। डेविड भी सूट पहनता है, जिसे देखकर चार्ली मजाक उड़ाता है कि तुझे सांस लेने की क्या जरूरत, जिस पर डेविड जवाब देता है, ताकि आप लोगों को मेरे साथ सहज महसूस हो। ये छोटी सी बात दिखाती है कि डेविड के मन में इंसानों के प्रति एक अजीब सा तिरस्कार भी छिपा है। वे गुफा के अंदर घुसते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, डेविड को दीवार पर कुछ बटन दिखाई देते हैं। वो उन्हें छेड़ता है और अचानक उनके चारों तरफ होलोग्राम चलने लगते हैं। ये भूतिया आकृतियां हैं, जो दिखाती हैं कि हजारों साल पहले यहाँ कुछ एलियंस भाग रहे थे। वे किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। भागते हुए एक एलियन का सिर दरवाजे के नीचे आ जाता है और धड़ से अलग हो जाता है। ये दृश्य देखकर टीम समझ जाती है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा कमरा मिलता है, जिसके बीच में एक विशानी सिर जैसी मूर्ति बनी है और उसके चारों तरफ सैकड़ों अजीब से मटके रखे हुए हैं। जैसे ही इंसान वहां कदम रखते हैं, वहां का वातावरण बदलने लगता है
उन मटकों से पसीना छूटने लगता है और एक काला चिपचिपा तरल बाहर आने लगता है। ये सब देखकर मन में एक सिहरन दौड़ जाती है कि आखिर उन मटकों में है क्या। इसी बीच जहाज से कैप्टन का संदेश आता है कि एक सिलिकॉन तूफान आ रहा है जो लोहे को भी काट सकता है, इसलिए सबको तुरंत वापस लौटना होगा। लेकिन जाने से पहले डॉक्टर शॉ उस मरे हुए एलियन का सिर अपने बैग में रख लेती है ताकि उस पर रिसर्च कर सके। वहीं दूसरी तरफ डेविड, जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, चुपके से एक मटका अपने बैग में छिपा लेता है और किसी को खबर नहीं होने देता। तूफान के बीच वे बड़ी मुश्किल से जहाज तक पहुंचते हैं, लेकिन हड़बड़ी में 2 वैज्ञानिक मिलबर्न और फाइफील्ड उस गुफा में ही रास्ता भटक जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है। जहाज पर वापस आकर डॉक्टर शॉ और उनकी मेडिकल टीम उस एलियन के सिर की जांच करती है। वे पाते हैं कि एलियन का डीएनए और इंसानों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। ये पल डॉक्टर शॉ के लिए बहुत भावुक होता है, क्योंकि उनकी थ्योरी सही साबित हुई थी। हम वाकई उन्हीं के बच्चे हैं। लेकिन सवाल ये था कि वे सब मर कैसे गए। उधर डेविड, जो उस मटके को लेकर आया है, उसे खोलता है और उसमें से काले तरल की एक बूंद निकालता है। अब डेविड एक भयानक खेल खेलता है। वो चार्ली होलोवे के पास जाता है, जो निराश बैठा है, क्योंकि उसे लगा था कि एलियंस उनसे बात करेंगे। डेविड उससे पूछता है कि अपने सवालों के जवाब पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। चार्ली कहता है, किसी भी हद तक। और बस इसी बात का फायदा उठाकर डेविड वो काली बूंद चार्ली की शराब में मिला देता है। चार्ली उसे पी जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसी रात चार्ली और डॉक्टर शॉ एक दूसरे के करीब आते हैं और संबंध बनाते हैं। इधर गुफा में फंसे मिलबर्न और फाइफील्ड को कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है। उस काले तरल से कुछ कीड़े म्यूटेट होकर कोबरा जैसे खतरनाक सांप बन चुके हैं। मिलबर्न उसे छूने की बेवकूफी करता है और वो सांप उसका हाथ तोड़कर उसके सूट में घुस जाता है। फाइफील्ड उसे बचाने जाता है तो वो जहरीला तरल उसके हेलमेट पर गिरता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है और वो एक ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है। अगली सुबह जब मुख्य टीम उन्हें खोजने जाती है तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। मिलबर्न की लाश मिलती है, जिसके गले से सांप बाहर निकल रहा है। तभी डेविड अलग होकर एक गुप्त कमरे में पहुंचता है। वहां वो एलियंस की तकनीक को समझता है और एक होलोग्राम एक्टिवेट करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये एलियंस पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्यों? क्या वे हमें प्यार करने आ रहे थे? नहीं, वे अपने साथ वो काला तरल ले जा रहे थे, जो एक जैविक हथियार है। यानी जिन्होंने हमें बनाया वही हमें मिटाने की योजना बना रहे थे। ये सच जानकर डेविड के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वो बस अपनी मिशन को पूरा कर रहा है। इसी बीच जहाज पर चार्ली की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी आंखों में खून उतर आता है और चेहरा काला पड़ने लगता है। जब वे जहाज के पास पहुंचते हैं तो विकर्स उसे अंदर आने से मना कर देती है। चार्ली समझ जाता है कि वो अब बच नहीं सकता और दूसरों के लिए खतरा बन गया है। वो खुद को कुर्बान करने के लिए कहता है और विकर्स उसे फ्लेम थ्रोअर से जलाकर राख कर देती है। डॉक्टर शॉ अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी को जलता देख टूट जाती हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। बेहोशी के बाद जब डेविड उनका चेकअप करता है तो वो एक चौंकाने वाली बात बताता है। डॉक्टर शॉ, आप गर्भवती हैं और बच्चा 3 महीने का है। शॉ हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो बांझ थीं और चार्ली के साथ उनका संबंध कल रात ही हुआ था। इसका मतलब उनके पेट में इंसान का बच्चा नहीं, बल्कि कुछ और ही पल रहा है। वो उस बच्चे को निकलवाना चाहती हैं, लेकिन डेविड उन्हें बेहोश करके फ्रीज करने की कोशिश करता है। शॉ किसी तरह डेविड के चंगुल से भागती हैं और सीधे ऑटोमेटिक सर्जरी मशीन में घुस जाती हैं। यह फिल्म का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। शॉ मशीन को सिजेरियन ऑपरेशन का कमांड देती हैं, जबकि मशीन कहती है कि यह केवल पुरुषों के लिए है। फिर भी वो जबरदस्ती कमांड देकर अपना पेट चीरती हैं। दर्द और खून के बीच वो अपने पेट से एक अजीबोगरीब ऑक्टोपस जैसे जीव को बाहर निकालती हैं, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो उसे मशीन में ही लॉक करके वहां से भागती हैं। जब वह एक दूसरे कमरे में पहुंचती हैं तो उन्हें एक और झटका लगता है। पीटर वेवलैंड, जो सबको लगा था कि मर चुका है, वह वहां जिंदा मौजूद है। दरअसल वह इस मिशन पर छुप कर आया था, क्योंकि वह बुढ़ापे से डरता है और चाहता है कि एलियंस उसे अमरता का वरदान दे। डॉक्टर शॉ उसे समझाती हैं कि वे हमारे भगवान नहीं, राक्षस हैं। उन्होंने जो कुछ बनाया वह सब मौत का सामान है। लेकिन वेवलैंड नहीं मानता। वह डेविड और अपनी टीम को लेकर उसी एलियन इंजीनियर के पास जाता है जो अभी भी क्रायो स्लीप में है।
शॉ भी उनके पीछे जाती हैं, ये जानने के लिए कि आखिर हमारे निर्माताओं को हमसे इतनी नफरत क्यों है। गुफा में डेविड उस आखिरी बचे हुए इंजीनियर को जगाता है। एलियन जागता है, उसकी आंखें काली और डरावनी हैं। डेविड उससे उनकी भाषा में बात करके वेवलैंड की इच्छा बताता है। एलियन उसे प्यार से छूता है और फिर अचानक डेविड का सिर उखाड़ फेंकता है और वेवलैंड को मार डालता है। वहां भगदड़ मच जाती है। एलियन अब अपने जहाज को शुरू करता है। उसका मकसद अभी भी वही है, पृथ्वी पर जाकर उस काले जहर को फैलाना और मानवता को खत्म करना। डॉक्टर शॉ किसी तरह जहाज से बाहर भागती हैं और कैप्टन जेनेक को रेडियो पर चिल्लाकर बताती हैं कि अगर यह जहाज उड़ गया तो धरती पर कोई नहीं बचेगा, इसे रोकना होगा। कैप्टन जेनेक, जो एक सच्चा सिपाही है, एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वह अपने दोनों को पायलट्स के साथ मिलकर प्रोमीथियस जहाज को एक मिसाइल की तरह इस्तेमाल करता है। वे अपने जहाज को उड़ते हुए एलियन जहाज से टकरा देते हैं। आसमान में एक जोरदार धमाका होता है, आग का गुबार उठता है और वह विशाल एलियन जहाज जमीन पर गिरने लगता है। मलबा हर तरफ गिर रहा है और डॉक्टर शॉ बड़ी मुश्किल से एक चट्टान के पीछे छुपकर अपनी जान बचाती हैं। सब कुछ शांत होने के बाद शॉ को लगता है कि खतरा टल गया। वह लाइफ बोट की तरफ जाती हैं ताकि ऑक्सीजन ले सकें, लेकिन वहां उन्हें अपने पेट से निकाला हुआ वह ऑक्टोपस वाला जीव दिखता है, जो अब एक कमरे के बराबर विशाल हो चुका है। तभी वहां वह इंजीनियर एलियन भी पहुंच जाता है, जो क्रैश में बच गया था। वह गुस्से में शॉ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। शॉ के पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और उस कमरे का दरवाजा खोल दिया जहां वह विशाल ऑक्टोपस बंद था। वह ऑक्टोपस अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स से इंजीनियर को जकड़ लेता है और उसके मुंह में अपनी नली डालकर उसे मार डालता है। अब शॉ अकेली बची हैं, टूटी हुई और हताश। तभी डेविड का कटा हुआ सिर उसे रेडियो पर बुलाता है। वह कहता है, डॉक्टर शॉ, यहाँ और भी जहाज हैं और मैं उन्हें उड़ाना जानता हूँ। पहले तो शॉ को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह सोचती हैं कि पृथ्वी पर वापस जाकर क्या मिलेगा। वह जानना चाहती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वह डेविड के सिर और उसके धड़ को उठाती हैं और बजाय धरती पर जाने के वे उस एलियन जहाज को लेकर उनके गृह ग्रह होम प्लैनेट की ओर निकल पड़ती हैं, जहां से ये इंजीनियर्स आए थे। शॉ अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग में कहती हैं, मैं डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ हूं, प्रोमीथियस की आखिरी बची हुई इंसान, और मैं जवाब लेने जा रही हूं।